हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन? मस्ट बी स्टडिंग वेरी वेल, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए हिंदी का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ फॉर क्लास 6 एनसीईआरटी। तो ये सैम्पल पेपर आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, होपफुली हेल्प करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के 4 पार्ट हैं, खंड का, ख, ग, घ। ठीक है, तो खंड का में आपका आएगा गद्यांश एवं पद्यांश। देखिए, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं हम। भारत में विविधता की कोई कमी नहीं है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और परिधान में विभिन्नता देखी जा सकती है। विभिन्नता बच्चों, वैरायटी। यहाँ की संस्कृति है, भाषा, खान पान, सब में अलग अलग तरीके की वैरायटी देखी जा सकती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में लोग आमतौर पर क्या खाते हैं? गर्म रोटी और सब्जियां, जबकि दक्षिण भारत में डोसा और इडली अधिक लोकप्रिय है। तो भारतीय त्योहारों में भी विभिन्नताएं हैं, जैसे कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, सभी का अपना महत्व है और सभी का अपना उत्सव का तरीका है। तो ये विविधता ही भारत को एक अनोखी पहचान देती है। तो बच्चों, पहले भी मैं आपको बताया हुआ है, मैंने अभी भी बता रही हूँ, कभी भी आपके अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज, तो आप पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप इजीली आंसर को दे सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है भारत की विविधता में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो बच्चों, संस्कृति, भाषा, खान पान, परिधान। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संस्कृति, भाषा, खान पान और परिधान सभी देखी जा सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक ऑप्शन देखा संस्कृत और भाषा, अगर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है तो फिर आप बस उसी पे टिक कर देते हैं, बल्कि सारे देखिए, कभी कभी आपके ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी होता है। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है, उत्तर भारत में लोग किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा है उत्तर भारत में गर्म रोटी और सब्जियाँ। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, गर्म रोटी एंड और सब्जियाँ। ठीक है। फिर आपका है, कौन सा त्योहार गद्यांश में उल्लेखित है। तो बच्चों, इसमें होली, दिवाली, क्रिसमस के बारे में बताया गया है ना, अभी पढ़ा था हमने, तो ये दिवाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की विविधता का क्या महत्व है। तो लास्ट में देखा था, ये भारत को एक अनोखी पहचान देती है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये विविधता ही भारत को एक अनोखी पहचान देती है, लास्ट लाइन है ना बच्चों। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है, गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया। बच्चों देखो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये तो बताया गया था, लेकिन हमें मध्य नहीं बताया गया था। अभी देखिए, नहीं किया गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आता है अपठित पद्यांश। इसमें आपको ये पढ़ना है, फिर इसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। जैसे कि है, सूरज की पहली किरण आए, धरती पर नई उमंग लाई, चिड़ियों की चहचहाहट सुन, हर मन में खुशी का सून, फूलों ने खोले रंग बिरंगे, कली ने भी किया खुद को सजे, नदियों का संगीत बहरा, हरियाली में जीवन खिल रहा। तो अभी इसमें कवि क्या बताना चाह रहा है, कविता में सूरज की किरण का क्या महत्व है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, सूरज की पहली किरण आई, धरती पर नई उमंग लाई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नई उमंग लाई। ओके। कविता में चिड़ियों की आवाज़ कैसी है। चिड़ियों की आवाज़ आपको पता होगा कैसी होती है, चहचहाहट। ठीक है, चहचहाहट। तो यह हो जाएगा आपका चहचहाहट। तो वो बहुत इजी है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो कर लेंगे। फूलों ने क्या किया, फूलों ने क्या किया, रंग बिरंगे खोले। कविता में नदियों का वर्णन, नदियों का क्या वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है, उनका संगीत बह रहा है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं आपको, फूलों ने रंग बिरंगे, नदियों का संगीत बह रहा है और फूलों ने खोले रंग बिरंगे। ठीक है, तो पूरा आपको इसमें से मिल जाएगा। फिर है, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। इसमें क्या बताया गया है, प्रकृति की सुंदरता और जीवन का उत्सव बताया गया है। ठीक है, ओके। फिर है, दिए गए पठित पद्यांश, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी पहले तो अपठित थे यानी कि अनसीन, अभी आ गए सीन यानी कि आपकी बुक में से लिए गए हैं। जैसे कि ये वाला लिया गया है आपका एक पैराग्राफ, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी के खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ओके। अभी इसमें क्वेश्चन है, ध्यानचंद को कप्तान कब बनाया गया। देखिए, तो ये कब बनाया गया, 1936 में। ओके।
ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बर्लिन ओलंपिक्स में लोग ध्यानचंद से क्यों प्रभावित थे? क्योंकि उनके खेलने की भावना देखकर, खेलने का जो ढंग था उससे प्रभावित थे। ध्यानचंद की क्या कोशिश थी? तो देखिए, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी, तो आप क्या लिखेंगे? ध्यानचंद की यह कोशिश रहती थी कि वह, मैं की जगह क्या हो जाएगा? वह गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दें। ठीक है, अब ये अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है बच्चों? ये आपकी पाठ्य पुस्तक में गोल, गोल है ना बच्चों, एक चैप्टर का नाम, उससे लिया गया है। फिर आपका आ जाता है पठित पद्यांश, ये भी आपका बुक का ही है। पठित यानी कि सीन। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु चूमता है। तो पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय यानी कि हिमालय इतना ऊंचा है कि वो आकाश को चूम रहा है। तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि हिमालय इतना ऊंचा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान को चूम रहा है। नीचे तरण चल तले झुक नित सिंधु चूमता है। चरण बच्चों किसे कहते हैं? चरण आपके पैरों को कहते हैं, मतलब पैरों को कहते हैं। तो हमारा जो आप मैप देखेंगे, जो इंडिया का मैप है, उसमें चरण नीचे में क्या होता है? नीचे में सागर होता है। तो ऐसा लग रहा है नीचे तरण चले झुक नित सिंधु चूमता है, सिंधु मतलब सागर। तो नीचे के पैर ऐसा लगता है जैसे कि ये सागर को चूम रहे हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा यमुना तो भारत की बहुत पवित्र नदियां हैं, त्रिवेणी नदियों का संगम। तो ऐसा लगता है जैसे कि नदियां गंगा यमुना जो है बहुत अच्छे से लहर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। जगमग छटा निराली पक पक चहर रही है। जगमग छटा निराली यानी कि इतनी सुंदरता है, निराली अनोखी, निराली कहते हैं अनोखी, छटा सुंदरता, इतनी सुंदरता लगता है कि हर कदम वो शहर मतलब बिखर रही है। ठीक है, तो कविता में हिमालय किसके साथ वर्णित है? तो कविता में हिमालय देखो किसके साथ है? केवल आकाश के साथ, या नदियों के साथ, या पेड़ों के साथ, या पर्वतों के साथ। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को चूमता है, तो किसके साथ है ये बच्चों? आकाश के साथ। ठीक है, फिर क्या है? कविता में कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया? ये तो आपके सामने ही है, गंगा यमुना और त्रिवेणी। ठीक है, कविता में जगमग छटा निराली का क्या अर्थ है? जगमग छटा निराली यानी कि सुंदरता, उसकी सुंदरता का प्रदर्शन किया गया है। कविता का मुख्य संदेश क्या है? हिमालय की ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है ना इसमें कवि ने। कविता में पग पग चहक रही है का क्या मतलब है? यानी कि पग पग कहते हैं हर कदम को, चहक मतलब चहर, चहर आएगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे मैंने पग पग चहर रही है। ठीक है, चहर यानी कि बिखर रही है। तो ये क्या होगा? हर कदम बिखर रही है। पग पग हर कदम, और चहर कहते हैं बिखरने को। ठीक है, अभी आपके आ जाते हैं निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों, लट्टू हो जाना, लट्टू हो जाने का अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते होंगे। लट्टू हो जाना यानी कि मोहित हो जाना। मोहित यानी कि किसी पे, जैसे कि मैं राहुल के पेन को देखकर क्या हो गया? लट्टू हो गया। ठीक है, हृदय पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना, जलन करना। ठीक है, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो उसके हृदय पे सांप लौटने लगे, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे आपको इसमें अर्थ लिखने हैं। फूले न समाना, फूले न समाना यानी कि बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आकर मैं फूले नहीं समाई। मुंह मोड़ लेना, मुंह मोड़ लेने का मतलब होता है ज़रूरत के समय किसी का साथ छोड़ देना। तो जब मैं मुसीबत में था तो राहुल ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुंह खिल उठना, बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना यानी कि अपने पुराने दोस्त को देखकर मेरा मुंह खिल उठा। न्यौछावर कर देना, बलिदान कर देना। तो क्या लिख सकते हैं इसका? देश के सिपाही ने आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ठीक है, ये मैंने लिखे नहीं है, समझा दिए आपको। लट्टू होना, मोहित होना, हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, फूले न समाना बहुत खुश होना, मुंह मोड़ लेना, ज़रूरत के समय किसी का साथ छोड़ देना, मुख खिल उठना, बहुत प्रसन्न होना, न्यौछावर कर देना, अपना मतलब बलिदान दे देना। ठीक है, अभी इसमें आया है आपका गाय, दिल्ली और खुशी में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? बच्चों, संज्ञाएं आपने पढ़ा होगा, संज्ञाओं के प्रकार भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे आपका गाय है, ठीक है, तो गाय आपकी कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध नहीं होता है। मतलब गाय आपकी कौन सी है आपको पता ही नहीं है ना। ठीक है, पर्टिकुलर गाय की तो बात नहीं कर रहे, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। अभी जैसे दिल्ली है, दिल्ली तो हमें पता है, दिल्ली कौन सी जगह है? दिल्ली एक शहर है। अगर यहाँ पे शहर आता बच्चों तो आपका होता जातिवाचक। अभी यहाँ पे दिल्ली आया है तो दिल्ली हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, खुशी, खुशी आपकी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। समझ रहे हो ना? जैसे आपका भोजन हो जाएगा बच्चों आपका जातिवाचक। अभी भोजन में हम बात करें दाल, गोभी, वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, अभी इन शब्दों का विलोम लिखिए। अभी विलोम देखिए, दिन का क्या होगा? रात, इजी है। ऊंचा नीचा, सुख दुख, और गर्मी का सर्दी।
फिर है रेखांकित शब्दों के आधार पर भावों का मिलान कीजिए। अभी देखिए, आकाश में, आसमान में उड़ता सागर, आसमान में सागर उड़ता है, तो सागर की मतलब जो है किससे वो की गई है, समानता किससे की गई है, बादल से। बजा नगाड़े, बजा नगाड़े यानी कि जो जब बादल गरजते हैं ना बच्चों, मेघ गर्जना, तो बजा नगाड़े का अर्थ हो जाएगा मेघ गर्जना। नीले नैनों सा ये अंबर, नीले नैन किसके समान बताए गए हैं, आकाश के समान। रोमावली सी, रोमावली यानी कि हरी धूप। ओके, फिर है दोहे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये है, रहेमन विपदाऊ बली जो थोड़े दीना होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब खोए। विपदाऊ बली, विपदा कहते हैं विपत्ति को, रहीमन जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो वो थोड़े दिन के लिए आती है, तो विपत्ति बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि वो थोड़े दिन के लिए आती है, और उसके थोड़े दिन में आने से हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, हमें सब पता लग जाता है कि इस जगत में हमारा हित यानी कि हमारा भला कौन चाहता है, अनहित यानी कि हमारा बुरा कौन चाहता है। नेक्स्ट है आपका, रहीमन जीवा बावरी कई गई सरक पताल, आपू तो गई भीतर रही जूती खात कपाल। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कवि, इसमें कह रहे हैं कि जीवा, जीवा कहते हैं बच्चों जीभ को, तो इसमें कह रहे हैं जीभ तो हमारी बावरी है, पागल है, जो कुछ भी बोल देती है, कुछ भी मतलब स्वर्ग या पाताल, ठीक है, तक की बातें बोल देती है। और इसका दंड, आपू तो कहीं भीतर ही, ये तो बोल देती है, लेकिन इसका दंड पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। यानी कि आपकी जीभ ने बोल दिया और दंड किसको मिलता है, पूरे शरीर को। ठीक है, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके, तो आप इसके उत्तर दे दीजिएगा। आपने चैप्टर्स तो पढ़े ही होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका रचनात्मक लेखन। ठीक है, ये आपका आएगा, तो इसमें आपका किसी भी विषय पे जैसे निबंध आके, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर या शिक्षा दिवस, ठीक है, इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप किसी भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आया तो मैंने यहाँ पे आपको करके भी दे दिया है, शिक्षक दिवस के ऊपर, ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर ये निबंध लिख के दे दिया है, तो ये आप इसमें से देख सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। प्राचार्य यानी कि आपके प्रिंसिपल को। बच्चों आपको जो लेटर है, मतलब एप्लीकेशन है, वो आपको काफ़ी टाइम से सिखाई जा रही है, तो होपफुली आप सबको आती होगी, फिर भी मैंने बता दिया है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्राचार्य, आपके विद्यालय का नाम, मान लिया आपके विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है, उसका पता जिस जगह पे भी है। इसमें आप विषय ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आधा या 1 नंबर तो आपका विषय का होता है। विषय आपका क्या है, छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र है। फिर मान्यवर, उसमें फिर आपका बीच में जो भी आपका कंटेंट है वो लिखेंगे आप। जैसे कि सभी ने निवेदन ये है कि मैं कक्षा 6A का छात्र हूँ। मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी 10 अक्टूबर को होने जा रही है। इस विशेष अवसर पर परिवार के साथ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक की छुट्टियों का 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, और मैं आश्वस्त करता हूँ कि छुट्टी के बाद सभी कार्य को समय पर पूरा करूँगा। आपकी सहानुभूति के लिए मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद। लास्ट में आप अपना नाम लिख दीजिए और अपना क्लास और रोल नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको एक दिया गया है चित्र। ठीक है, चित्र के आधार पर आपको एक कहानी की रचना करनी है। तो बच्चों ये देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें मुझे तो एक हिरन दिख रहा है, ये कछुआ दिख रहा है, ये चूहा दिख रहा है, और ये देखिए पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिख रहा है। तो ये सब क्या है, मित्र लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मित्र हैं अच्छे से। फिर क्या हुआ, एक दिन शिकारी आया, इसने हिरन को अपनी जाल में फंसा लिया। ठीक है, अब जाल में फंसा लिया तो इसका जाल देखिए किसने कुतरा है, चूहे ने जाल कुतरा है। फिर कछुआ भाग गया। तो इस तरीके से कहानी की रचना करनी है, जैसे कि मैंने आपको लिख के दे दी। इस कहानी को और लंबा करना है, यानी कि आपकी 80 से 100 वर्ड्स के बीच में कहानी होनी चाहिए। तो देखिए, एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ वहीं दूर चले गए। उसने तीनों मित्रों को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। तो इस तरीके से आप कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और लंबी करने के लिए। तो बच्चों ये आपका सैम्पल पेपर हिंदी का कंप्लीट होता है, और उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।